हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथिस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसकी बेटा मेटालिक सॉलिड की। तो नेक्स्ट थिंग इज अवर मेटालिक सॉलिड्स। ओके, तो मेटालिक सॉलिड्स, अगर मैं मेटालिक सॉलिड्स की बात करूँ तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कौन कौन होगा जो इस मेटालिक सॉलिड को मेटालिक बनाएगा। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करता हूँ, सो दीज आर लाइक बेसिकली एटम्स होंगे, दीज विल बी एटम्स। ओके, किसके एटम्स, आपको पता है, एटम्स ऑफ मेटल, एटम्स ऑफ मेटल, एटम्स ऑफ मेटल। कैसे एटम्स में, अच्छा अब मेटल की खास बात होती है, इसको मैं थोड़ा सा है ना एटम्स, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन सी, और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कर्नल्स इन इलेक्ट्रॉन सी। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं एटम्स ऑफ मेटल की, तो मेटल क्या होता है बेटा, मेटल जाने जाते हैं फॉर, मेटल किसके लिए जाने जाते हैं, फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, मेटल हैज, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक शब्द आपने सुना होगा हमेशा, मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली क्या होता है, तो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर पाते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे आए हैं भाई, कहीं से आए तो नहीं है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री कैसे हुए, क्योंकि जो मेटल होता है ना, आपको पता है मेटल के केस में ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ये कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन डू नॉट फील स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, आउटर इलेक्ट्रॉन डू नॉट फील स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील नहीं होता है। अब आउटर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील नहीं होता, तो ये क्या होते हैं, गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द एटम, गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द एटम। पर ये डिटैच होने के बाद भी कहीं जा नहीं पाते हैं, डिटैच होने के बाद भी कहीं जा नहीं पाते, क्यों, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ, है ना, ये एक एटम है जिसमें बहुत सारी ये छोटे छोटे एटम्स हैं, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता होता है, इन्हीं एटम्स के बीच में इधर से इधर, इधर से इधर रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब ऐसे ही रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब आप इनको इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो तो ये सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या समझा, हमने समझा मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि उन्हें उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होता है, उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होता, तो एटम से डिटैच हो जाते हैं और उसी एटम में घूम रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑल थ्रू द एटम। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑल थ्रू द, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं। मैंने एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन इसलिए बनाया ताकि आपको समझा सकूं। और इन्हीं के बीच में क्या है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन गया किससे गया, मेटल से। तो मेटल्स है, मेटल्स ने क्या किया, मेटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, मेटल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मेटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कैसे आ जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आर आल्सो नोन एज कैटायंस, पॉजिटिव चार्ज आर आल्सो नोन एज कैटायन। तो जो मेटल है आपका पॉजिटिवली चार्ज, अब वो एक ही जगह पे फिक्स पड़ा रहता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो मेटल आपका फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द क्या हो रहे होंगे, घूम रहे होंगे, ठीक है, घूम रहे होंगे। इस मॉडल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इस मॉडल को क्या कहते हैं, दिस मॉडल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। यहाँ पे क्योंकि अब देखो, अब होता क्या है बेटा, जो हमारा जो भी हमारा ये लेट सपोज ये एक टुकड़ा है, ठीक है, दिस इज अ मेटल। आपको पता है इट विल हैव, ठीक है, इनफाइनाइट लाइक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। लेट सपोज कितने एटम्स होंगे, मैं बोल रहा हूँ एक मोल लेते हैं 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है, इतने सारे एटम। और लेट सपोज एक एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। तो आप गेस कर सकते हो 12 × 10⁻23 क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और इतने इलेक्ट्रॉन्स के बीच, ठीक है, जो कि मूव कर रहे हैं, हमारे 6 × 10⁻23 क्या रह रहे होंगे, कैटायंस। मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है।
तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपके क्या रहे होंगे, ये कैटायंस घूम रहे होंगे, ठीक है, दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सी। अब सोचिए आप इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, एक समुद्र जैसा ही तो दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं माइक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट इन द रियल लाइफ। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच ये कैटायंस बिहेव करते हैं लाइक कर्नल्स इन द सी। दीज आर द कर्नल्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, कर्नल्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन सी, दिस इज इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन सी। इलेक्ट्रॉन सी क्यों, क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ही है जो मूव कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। ये जो है ये कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये सारा मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का ही है जो इधर से उधर ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इट लुक्स लाइक कर्नल्स आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन सी। तो मेटालिक सॉलिड के बारे में ये बात हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो इनके बीच कौन सा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, किसकी वजह से ये बाइंड होंगे। अभी जो एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, ऐसे ही आप देखो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज देयर आर टू एटम्स, ओके। इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर चला गया, वहीं पे एक दूसरा एटम है, यहाँ से इसका भी एक इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर चला गया। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर किधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, इसकी तरफ। इसका एक इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर किधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, इसकी तरफ। तो दीज आर कैटायंस एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन, इनके बीच क्या हो रहा होता है, बॉन्डिंग या अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग या अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो दिस बॉन्डिंग या अट्रैक्शन फोर्स इज बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। किसके किसके बीच है बेटा, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। दिस बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जितने भी आपके वो होते हैं कंडक्टर वाले, उनको देख लीजिए। सबसे अच्छा कंडक्शन किसका होता है, सबसे अच्छा सिल्वर का पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर का। उसके अलावा भी कोई होता है, हाँ बेटा, ठीक है। उसके अलावा आप मैग्नीशियम देख सकते हैं, आप सोडियम देख सकते हैं, आप एल्युमिनियम देख सकते हैं, जिंक, आयरन, है ना, निकल, ये सारे लोग भी होते हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक सॉलिड्स जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एटम्स, विच आर आल्सो लुक्स लाइक कर्नल प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन सी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, इलेक्ट्रिकल नेचर की बात करूं, तो अब मैं बता सकता हूँ बड़े आराम से आपको। इफ आई टॉक अबाउट देयर इलेक्ट्रिकल नेचर, तो कैन आई से these are very good conductors of electricity, these are conductors, these are good conductors। आई होप आपको समझ आता होगा, ठीक है। नो, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड आर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो व्हाट आर बेसिकली कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो अगर मैं बात करूं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की, तो अगर यहाँ पे आप नाम देख रहे हो, एक शब्द आपको दिख रहा होगा, दैट इज नेटवर्क। क्या है बेटा, नेटवर्क। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, नेटवर्क बनेगा। अब नेटवर्क की मैं अगर सबसे अच्छे से एग्जांपल समझाऊं, तो आपने ये देखा होगा, दैट इज नोन एज ग्राफीन, सॉरी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो ऐसे अरेंज होती है, ऐसे लेयर्स में अरेंज होती है। तो यहाँ पे क्या बना रहे होते हैं, एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, नेटवर्क। ऐसे एक एग्जांपल और आपने देखा होगा डायमंड का। डायमंड का कैसे, डायमंड आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जो कि आगे टेट्राहेड्रली बॉन्ड होता चला जाता है, राइट। ऐसे आपका जो डायमंड है वो ऐसे टेट्राहेड्रली बॉन्ड होते चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। दैट इज दिस द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये इसका स्ट्रक्चर है डायमंड का। यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। दिस इज आल्सो नेटवर्क, दिस इज आल्सो नेटवर्क, है ना। नेटवर्क ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड कार्बन्स, tetrahedrally arranged carbon atoms, and this is the network of hexagonally arranged carbon networks या carbon atoms।
ठीक है बच्चे। सो बेसिकली दीज आर फॉर्म लाइक द नेटवर्क, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज नेटवर्क सॉलिड। तो अगर मैं बात करूँ इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे भी क्या होते हैं, अगर आप देख पाए होंगे दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे बेटा, दोनों केस में अगर आप देख रहे हो, दोनों केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो एटम्स ही हैं, बट उनका एक नेटवर्क बना हुआ। देयर आर नॉट एटम्स प्रेजेंट इन द सी, किसी इलेक्ट्रॉन के सी में नहीं प्रेजेंट है, कोई आयन वाला फोर्स नहीं है, बल्कि क्या बना लिया इन्होंने, नेटवर्क बना लिया है। ठीक है, और तो यहाँ पे बॉन्डिंग फोर्स कौन होती है, यहाँ पे किसने इनको बॉन्ड करके रखा है, बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स की, तो वो क्या होता है बेटा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे किसने बॉन्ड कर रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ने इनको रोक रखा है। ध्यान रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड कैसा फोर्स होता है बेटा, दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स, दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, देन अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं, तो एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, ठीक है, और लिख लीजिए। तो बेसिकली एक तो आता है कार्बोरेंडम, आपने सुना होगा, दैट इज सिलिका कार्बाइड। ठीक है, SiC, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड, SiC दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड। उसके अलावा सिलिका का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा SiO2 का। ठीक है, उसके अलावा डायमंड और ग्रेफाइट तो आपने एग्जांपल में देख लिया, राइट, डायमंड हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अगर मैं बात करूं इनका फिजिकल नेचर कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे, तो बेसिकली आपको पता ही है, अगर ग्रेफाइट को एज ए एक्सेप्शन छोड़ दें तो बाकी सारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो जनरली, तो फिजिकल नेचर हमेशा जनरली का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट से बच करिएगा। जनरली ये कैसे होते हैं, जनरली दीज आर हार्ड। अगर जनरली दीज आर हार्ड हैं, और बात करूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की, तो आपको पता है यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा होगा, और ना ही कोई आयन दिख रहे होंगे। ना तो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ना ही आयन दिख रहे हैं। जब ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना आयन होंगे, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएंगी, दे विल बी इंसुलेटर्स, दे विल बी इंसुलेटर। भाई ना तो इलेक्ट्रॉन है ना ही आयन है, तो ये कैसे बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। ओके, दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। आई होप कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड भी आपको समझ आता होगा। ठीक है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बाद हमारा अगला टाइप ऑफ सॉलिड था आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड वाज आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, नाम बता रहा है, नाम में क्या दिखा बता रहा है, आयंस। आयनिक, आयनिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस। पहले तो इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे NaCl। Now NaCl is made up of two ions, Na plus and Cl minus, which are arranged something like this, Na plus Cl minus. Every Cl minus is surrounded by Na plus, every Na plus is surrounded by Cl minus, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, this is one arrangement, let me copy this arrangement. No, okay, so the other arrangement will be like, यहाँ पे होगा Cl minus, Na plus, Cl minus, Na plus, Cl minus, Na plus। अगले अरेंजमेंट में वापस यहाँ पे Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, ऐसे अरेंजमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा आयंस होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, आयंस। आयंस विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट कि इनके बीच का बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से है, बॉन्डिंग ऑब्लिक अट्रैक्टिव फोर्स, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा आयंस आपको पता दो टाइप के होते हैं। आयंस कैसे कैसे होते हैं, आइदर दे विल बी पॉजिटिवली चार्ज और दे विल बी नेगेटिवली चार्ज। so these are basically charges, these are basically charges, and between two charges एक ही फोर्स ऑपरेट करता है, that force is known as कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे भी क्या वर्क करेगा बेटा, आइदर इट विल बी कूलॉम फोर्स और इट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बॉन्डिंग हो गया, अट्रैक्शन हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिजिकल नेचर की, ठीक है, फिजिकल नेचर इनका कैसा होता है, अच्छा पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आयनिक कंपाउंड उठा लीजिए, जैसे NaCl हो गया,
KCl हो गया, ठीक है, MgCl2 हो गया, ठीक है, MgO हो गया, Na2O हो गया, CaO हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, NaF हो गया. These are the various examples. Okay. Now, after examples, we will talk about their physical nature. How are they? So, if we talk about their physical nature, so they are basically जनरली हार्ड होते हैं बट थोड़ा सा ब्रिटल भी होते हैं. हार्ड बट ब्रिटल. ब्रिटल मतलब आराम से बुरबुरा जाएंगे. हार्ड बट ब्रिटल. ओके. एंड लेट्स टॉक अबाउट देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. तो आपको पता है. अब यहाँ पे भी दो चीज बताना चाहूंगा. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आयंस हैं तो क्यों, तो ध्यान रखना, दे आर इंसुलेटर्स. कब तक? as long as they are present in solid state. जब तक ये solid state में तब तक कैसे रहेंगे? insulator. And they become conductors when present in, या तो कैसी स्टेट में प्रेजेंट हो, मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में. एक्वस स्टेट का मतलब है डिजॉल्व्ड इन वाटर. एक्वस स्टेट का क्या मतलब है बेटा? कहाँ पड़े हुए हो? पानी में. डिजॉल्व्ड इन water. I hope this is very clear to you. Okay. So these are the few properties of different types of solids. ठीक है. These are the few properties and types of crystalline solid. तो अब तक हमने क्या कर लिया? हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बीच का डिफरेंस देख लिया लेक्चर नंबर 1 में. हमने डिफरेंट अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच का डिफरेंस देख लिया लेक्चर नंबर 2 में. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 2 में. ठीक है. अभी हम इसके आगे चल रहे हैं बट फिलहाल आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, सर के थ्रू पूछ लीजिएगा. ठीक है. सो दीज आर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. नाउ वी आर मूविंग अहेड. सो नाउ नेक्स्ट इज सम टर्म्स एंड डेफिनेशन एसोसिएटेड विद यूनिट सेल्स. ठीक है. इनकी हमें जरूरत पड़ेगी इन ब्लॉक्स की, अभी हम बनाएंगे. सो वी हैव टू डिस्कस दीज पॉइंट्स. फर्स्ट इज स्पेस लैटिस एंड द अदर वन इज यूनिट सेल. ओके. दो चीजों का हमें डिस्कशन करना है. तो सबसे पहले हम किस पे डिस्कशन करेंगे? स्पेस लैटिस. अब यहाँ से हम जो कुछ भी पढ़ने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले. ठीक है बेटा. स्पेस लैटिस. सो व्हाट इज स्पेस लैटिस? पहले मैं डायग्राम बना दूं फिर समझाता हूँ ताकि आपको समझ आसानी से आए. सो नाउ यू कैन सी दिस इज द स्पेस लैटिस बच्चे. दिस इज द स्पेस लैटिस. अब ये स्पेस लैटिस क्या होती है? अब मैं इसको लिख सकता हूँ. ठीक है. ये क्रिस्टल मैंने उठा लिया क्या? सॉलिड स्टेट का अरेंजमेंट. कोई भी सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं जो इनका अरेंजमेंट होता है वो मैंने उठा लिया. अभी जो उठा लिया ये जो बन के आया दिस इज द स्पेस लैटिस. स्पेस लैटिस तो बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है. रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, मेटल्स होंगे तो मेटालिक सॉलिड होगा, एटम्स होंगे, नेटवर्क होगा तो नेटवर्क सॉलिड होगा. तो बेसिकली दिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. ठीक है. अरेंज्ड इन स्पेस. अरेंज्ड इन स्पेस. जो स्पेस में. ठीक है. अब नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. ये अरेंजमेंट आई कांट राइट विद दिस. ये अरेंजमेंट दो टाइप का होता है. इट कैन बी 2D अरेंजमेंट. इट कैन बी 3D अरेंजमेंट. ठीक है बेटा. 3D अरेंजमेंट से जो लैटिस आएगी दैट विल बी 3D लैटिस. 2D अरेंजमेंट से जो लैटिस आएगी दैट विल बी 2D लैटिस. अभी जो मैंने आपके सामने बनाई दिस इज अ 2D लैटिस. ये कैसी लैटिस है बेटा? 2D लैटिस. ठीक है. इसको अभी हम 3D में नहीं बना सकते. मैं ट्राई करूंगा इसको बनाने का, देखता हूँ. तो दिस इज 2D अरेंजमेंट. ठीक है. 2D अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. 2D अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. अब अगर मुझे इसको अब देखो जब मैं लैटिस बनाऊंगा तो मैं ऐसे बड़े बड़े एटम्स नहीं शो कर सकता. ठीक है. दीज एटम्स कैन नॉट बी शोन लाइक दिस. दीज एटम्स आर represented as small dots
while creating lattices, while creating। तो जब हमें लैटिस बनानी होती है तो इन अरेंजमेंट्स को हम कैसे दिखाते हैं बेटा, छोटे डॉट्स की तरह। इनको कैसे दिखाते हैं, छोटे डॉट्स की तरह। तो मैं एक बार 2D लैटिस बना रहा हूँ और एक साइड 3D लैटिस बना रहा हूँ, ठीक है, दोनों ही आप देखिएगा। सो वन साइड आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ 2D लैटिस। तो इन्हीं को अगर 2D लैटिस में बनाना हो और इनको मुझे कैसे बनाना हो, पॉइंट्स की तरह, तो आई विल पुट सम पॉइंट्स, ठीक है। हर एटम के बदले हम क्या पुट कर देंगे बेटा, पॉइंट्स। जब आप हर एटम की जगह क्या पुट कर दोगे, केवल छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। तब जो लैटिस जनरेट होती है, दिस लैटिस नोन एज 2D लैटिस। दिस लैटिस इज नोन एज, बच्चे कौन सी लैटिस है, 2D लैटिस, ओके। उसी तरह अगर मुझे 3D लैटिस बनानी हो तो क्या करूंगा, तो अगर मुझे 3D लैटिस क्रिएट करनी है, ठीक है, तो लेट्स सपोज पहले मैं बना देता हूँ ना, तो उससे बनाना आसान होगा 3D लैटिस। तो दिस इज अ 2D लैटिस, ओके। इफ यू वांट टू कनेक्ट इट, यू कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स लाइक दिस, ओके। तो दिस इज अ बेसिकली दैट अरेंजमेंट। थोड़ा सा यहाँ हो जाता है, छोड़ दिएगा। तो दैट इज 2D लैटिस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, जरूरी नहीं स्क्वायर के फॉर्म में। अगर आपको हेक्सागन के फॉर्म में देखनी है, तो ये देखो हेक्सागन भी दिखेगा आपको, राइट। यू कैन सी एनी फॉर्म्स। यहीं से हमारा अगला कंसेप्ट अभी आएगा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन, राइट। हेक्सागन दिखा, इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप यहाँ तक देखें तो दिस इज रेक्टेंगल, राइट। तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है हेक्सागन 2D लैटिस, दैट इज इट शुड बी अ 2D लैटिस। अगर मैं 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 3D लैटिस कैसे बनेगी, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट, गिव मी अ सेकंड बच्चे ना, okay then yeah। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ क्यूब, ठीक है बेटा, ये क्या है, क्यूब है। आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ अ क्यूब। अब इस क्यूब में पार्टीशन ड्रॉ करते हैं। छोटा सा कुछ मिसिंग लग रहा है, ओके। लेट्स सपोज, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, and this will be like this, this will be like this, ठीक है। केवल एक सेक्शन दिख रहा है क्यूब का आपको। और लेट सपोज क्रिस्टल्स आर अरेंज लाइक दिस, ठीक है। क्रिस्टल का अरेंजमेंट अगर आपको ऐसा दिख रहा है, तो दिस इज अ 3D लैटिस। ये कैसी लैटिस है बेटा, दिस इज अ 3D टाइप ऑफ लैटिस, ओके। सो दिस इज बेसिकली अ 3D लैटिस। सो दीज ऐसे अरेंजमेंट्स बने, दीज आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको 2D लैटिस दिखी और एक आपको क्या दिखी बेटा, 3D लैटिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब ये ऐसे छोटे छोटे डॉट्स नहीं थे, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ही थे, बट उनको हमने क्या किया, विजुअलाइज करने की कोशिश की 2D फिगर में और 3D फिगर में। तो दैट इज अ 2D लैटिस, दैट इज अ 3D लैटिस। जब इसको आप 3D बनाओगे, इस सीरीज को आप कैसे 3D बना सकते हो, देखो। नाउ लेट मी कॉपी दिस, नाउ लेट्स डुप्लीकेट दिस, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बेसिकली तो बेटा ये 2 डायमेंशन में एक लेयर गई है, 2 डायमेंशन में लेयर गई है। नाउ लेट अस ट्राई टू फ्लिप इट लाइक दिस, ओके, डुप्लीकेट। ऐसे इसके ऊपर एक और लेयर होगी, ठीक है, सिमिलरली, ओके, एंड देयर विल बी वन मोर लेयर लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आपने बनाए थे, इन्हीं पॉइंट्स को वापस से क्या करना है, रिपीट कर देना। इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करोगे तो यू विल गेट अ 3D लैटिस। इसी को देखोगे तो कैसी बन जाएगी बेटा, 3D लैटिस, ओके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मैं तीनों एक्सिस बना देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस एक्सिस इज, दिस इज one axis, okay, this is other axis, and this will be the
अदर एक्सिस, 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, दिस आर 3D टाइप ऑफ फिगर। अब पेपर पे विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे हो। ठीक है बच्चे, तो दिस आर 3D टाइप ऑफ फिगर, सो दीज आर योर लैटिसेस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, लैटिसेस, दीज आर योर लैटिस। ठीक है, तो लैटिस इज नथिंग बट अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज नथिंग बट अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। आई होप आपको समझ आता होगा यहाँ तक। ठीक है, ओके, सो लैटिस नथिंग बट अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इट कैन बी आइदर 2D और 3D। अभी जो लैटिस है, ये लैटिस पूरी अगर किसी छोटी यूनिट से रिपीट हो जाए, अगर ये किसी कोई इसकी, लेट सपोज ये जो हमारी लैटिस है, ठीक है, तो एक और बार बनानी पड़ेगी, लेट्स डुप्लीकेट वंस अगेन। अभी जो इतनी बड़ी लैटिस है, ठीक है, इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं छोटे छोटे 4 पीसेस जोड़ूँ ऐसे। ठीक है, दिस इज स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, मैं इस स्क्वायर की हेल्प से इस लैटिस को रिपीट कर सकता हूँ, मैं इस स्क्वायर की हेल्प से इस लैटिस को क्या कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ, या मैं एक हेक्सागन ढूंढ लूँ। ठीक है, लाइक दिस, इसमें हेक्सागन नहीं मिलेगा, इसमें स्क्वायर ही मिलेगा, या क्या मिलेगा आपको, रेक्टेंगल, either you will get square or you will get rectangle। ठीक है, हेक्सागन मिलेगा। ठीक है, हेक्सागन will look like this। ठीक है, इनको अगर मैं रिपीट करते करते बना दूं, जैसे ये हेक्सागन है, अगर मैं हेक्सागन ऐसे ही रिपीट करते करते बनाऊं, लेट सपोज एक हेक्सागन बनाया, ठीक है, गिव मी अ सेकंड, स्ट्रक्चर से ही बना देता हूँ। ओके, लेट सपोज आई ड्रॉट वन हेक्सागन, so I have to make it proper first, this is a very improper hexagon, right? Oh my god, what's happening? Okay, so this is a hexagon बच्चे है ना, let's suppose I am repeating this hexagon again and again। okay, duplicating this once more, then duplicating this once more, okay, and now duplicating these 3 together and put it like this somehow, okay, and then duplicating together। अब ऐसे मैंने बनाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इन अरेंजमेंट को, इन मॉलिक्यूल्स को अगर मैं सेट करूँ, तो मॉलिक्यूल्स वापस से मेरे को ऐसे ही सेट होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं क्या करूँ, इन मॉलिक्यूल्स को ऐसे सेट करूँ, आपको पता है इन दोनों के बीच से भी एक मॉलिक्यूल्स गए हैं, राइट, ये जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट था वो मेरे को क्या हो जाएगा बेटा, वापस से मिल जाएगा। अगर हमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट वापस से मिल जाता है, दैट इज नोन एज यूनिट सेल, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेल। तो इसी को रिपीट करते जाएंगे तो हमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा बेटा, वापस से मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन वाज अबाउट स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस जिससे जनरेट कर सके, वो छोटी से छोटी अरेंजमेंट है, छोटी से छोटी यूनिट जिससे हम स्पेस लैटिस को जनरेट कर सकें, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिट सेल। अच्छा, एक चीज और, ये जो दीज पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब लैटिस पॉइंट हो गया, देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ यूनिट सेल, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज unit cell। so what is a unit cell? Basically it is a like a smallest block, smallest it is the smallest block, ठीक है, from which entire crystal, from which entire crystal can be built, can be built by its translational repetition, यानी कि जिसको रिपीट कर करके हम पूरी क्रिस्टलिटी जनरेट कर लें, दैट छोटा सा हिस्सा, दैट छोटा सा ब्लॉक, दैट छोटा सा ज्योमेट्री इज नोन एज यूनिट सेल। ठीक है, रिपीटेशन,
या तो 2 डायमेंशन में तो 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में कब? इन केस ऑफ 2D लैटिस, दिस इज इन केस ऑफ 2D लैटिस एंड दिस इज इन केस ऑफ 3D लैटिस। आई होप यहाँ तक का आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। So now first we will talk about 2D lattice, then we will talk about 3D lattice. Okay, so let's just talk about 2D lattice first. So if we talk about 2D lattice, so what is the 2D lattice beta? Basically it is the regular arrangement of points. Okay. It is a arrangement of points. Points are basically your atoms, या मैं बोल सकता हूँ points are basically your constituent particle. तो it is a regular arrangement of points in a plane. किस में अरेंज करेंगे बेटा? प्लेन में। स्पेस की जरूरत नहीं है, we need just a 2-dimensional plane. हमें क्या चाहिए? केवल this 2-dimensional plane, that is 2D प्लेन। इसी में हमें क्या करना है? इनका अरेंजमेंट करना है, ठीक है। ओके, सो इट इज बेसिकली 2-डायमेंशनल प्लेन। ध्यान रखेंगे जब 2D लैटिस की बात करते हैं तो हमें केवल 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं लैटिस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ओनली 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, ओनली 3 पैरामीटर्स। आई विल हाईलाइट दिस, ओनली 3 पैरामीटर्स आर required to describe the lattice, लैटिस। केवल 3 पैरामीटर चाहिए होता है हमें लैटिस को डिस्क्राइब करने के लिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ 2D लैटिसेस? तो एक तो होती है ठीक 2D लैटिसेस के डिफरेंट टाइप, 2D लैटिस टाइप्स। You can have a square 2D lattice, okay, square unit cell, sorry 2D unit cell, little error, okay, just a minute, 2D, this will be 2D unit cell, this is 2D unit cell types, 2D unit cell types. What are different types of unit cell? So first is स्क्वायर यूनिट सेल, एक तो क्या हो सकता है? स्क्वायर यूनिट सेल। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? हमें एक एक को देखना है। रेक्टेंगल यूनिट सेल। तीसरा क्या हो सकता है? इट कैन बी हेक्सागोनल, रोम्बिक, पैरेललोग्राम, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इट कैन बी अ rhombic unit cell, it can be a parallelogram unit cell, parallelogram unit cell, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्क्वायर यूनिट सेल की बात करूं, स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल में कितने पॉइंट चाहिए होंगे हमको? 4 पॉइंट चाहिए होंगे। कितने पॉइंट चाहिए होंगे बेसिकली? ठीक है, 4 पॉइंट। तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट से हमारा क्या बन जाएगा बेटा? स्क्वायर यूनिट सेल। 4 पॉइंट से हमारा क्या बन जाएगा? स्क्वायर यूनिट सेल। वी विल जस्ट कनेक्ट दिस 4 पॉइंट्स, ओके। अब यहाँ पे पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको पता है, ये जो होती है दिस इज ए, ऑल द साइड्स आर नोन एज ए, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे जो साइड्स हैं वो क्या है बेटा? दैट इज ए ओनली, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द टू साइड्स दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल इज नोन एज अल्फा और बीटा, ठीक है। एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्री, दैट इज गामा। एंगल इज नोन एज गामा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? ओके, और गामा दैट इज एंगल बिटवीन टू साइड्स। गामा इज द एंगल बिटवीन टू साइड्स, दैट इज हाउ मच? 90 डिग्री, ओके। सो दो ही पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हुई। सेकंड टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज रेक्टेंगल यूनिट सेल। सेकंड टाइप इज रेक्टेंगल यूनिट सेल। रेक्टेंगल तो सभी ने देखा बेटा, है कैसे बनता है? इट जस्ट फॉर्म्स लाइक दिस, दिस इज बेसिकली रेक्टेंगल। यहीं पे 4 पॉइंट्स होंगे आपके, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस साइड इज ए
दिस साइड इज बी, और दोनों के बीच का एंगल दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स हो गए। चलो फटाफट बताओ कि साइड, पहले तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो दो साइड्स चाहिए होंगी, ठीक है। वन इज लेंथ, एक पैरामीटर ये चाहिए होगा, दूसरा ब्रेड्थ। तो ये दो पैरामीटर हो गए, ब्रेड्थ इज इक्वल टू बी और इज नॉट इक्वल टू बी। और तीसरा अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल बिटवीन ए एंड बी गामा, एंगल बिटवीन ए एंड बी गामा की बात करूं दैट इज 90 डिग्री। तो तीन पैरामीटर हो गए। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल। देन थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज हेक्सागोनल। नाउ हाउ विल यू मेक अ हेक्सागन? So it is easy. Okay, this is hexagon, ठीक है। और यहीं पे होंगे आपके सारे पॉइंट्स यूनिट सेल के। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दिस इज वन साइड ए एंड दिस इज द अदर साइड बी। एंड यहाँ पे कमाल की बात है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या होता है, साइड्स जो होती हैं साइड्स में ए इज इक्वल टू बी इन केस ऑफ हेक्सागन। ए इज इक्वल टू बी, ऊपर से जो एंगल होता है दिस एंगल इज अराउंड 120 डिग्री, दिस एंगल इज अराउंड 120 डिग्री। ओके, तो गामा में एंगल कितना होता है, एंगल इज 120 डिग्री बिटवीन द टू साइड्स, दैट इज हेक्सागोनल। तो ये दो ही पैरामीटर की रिक्वायरमेंट पड़ी। उसके बाद लेट सपोज अगला चौथा चौथा केस इज रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल, हाउ विल यू मेक अ रोम्बिक यूनिट सेल? तो रोम्बस आप सभी ने देखा होगा, देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इट इज अ टेढ़ा स्क्वायर, ओके, तिरछा स्क्वायर। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। so these are basically 4 points, okay। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए और बी की, तो this side is A, this side is B, okay, this side is B, this and this angle is not equal to 90 डिग्री। कितना भी हो सकता है पर 90 नहीं होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंगल कैन नॉट बी 90 डिग्री। और A और B साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो इफ आई टॉक अबाउट साइड्स, तो साइड्स के केस में ए इज इक्वल टू बी। रोम्बस, रोम्बस इज नथिंग बट अ तिरछा स्क्वायर, से स्क्वायर में बराबर होंगी तो रोम्बस में बराबर होंगी। बट या एंगल एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इनमें क्वेश्चन क्या आएंगे बेटा, सीधा यूनिट सेल पूछेगा और आपसे यही जो पैरामीटर्स में लिखा रहा हूँ यही पूछ लेगा। तो रटने की बजाय मैं कोशिश करूंगा कि ज्योमेट्रिकल डायग्राम है फटाफट आपको बताते जा रहा हूँ, फटाफट आप समझते जाइए, ठीक है। अच्छा, रोम्बस के बाद एक बचता है हमारा पैरेललोग्राम। जैसे रोम्बस लेटा हुआ स्क्वायर है, वैसे पैरेललोग्राम लेटा हुआ रेक्टेंगल, ओके। तो बेसिकली दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। टू साइड्स आर पैरेलल बेसिकली, है ना। थोड़ा डायग्राम आगे पीछे हो जाएगा बेटा, माफ करना उसके लिए, है ना। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस एंगल इज अगेन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या चाहिए, तीन चीजें। एक चाहिए लेंथ विच इज इक्वल टू लेट सपोज ए, दूसरा चाहिए ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू लेट सपोज बी, ओके। एंड देन वी विल नीड, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, देन एंगल दैट इज गामा which is not equal to 90 degree, it can be any value। so these are few types जो कि मैंने बता दी, ठीक है। ये जो पांचों के पांचों, all these five types are known as primitive unit cell। ये पांचों के पांचों क्या कहलाते हैं, all these five are known as primitive unit cell, ठीक है। इसको मैं बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार, so that सारे आपको दिख जाएं, okay। so let's suppose this is a 2D lattice, ठीक, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फिर। ओके, सारे डायग्राम्स मैं इसी में दिखा दूंगा आपको। ये पहला आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ स्क्वायर यूनिट सेल, ओके। अगर मैं रोम्बस दिखाऊं तो दिस इज अ रोम्बस, ओके। अगर मुझे आपको रेक्टेंगल दिखाना हो, दिस इज अ रेक्टेंगल। अगर मुझे आपको पैरेललोग्राम दिखाना है, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। चार हो गए। अगर मुझे आपको हेक्सागन दिखाना है, दिस इज अ
यानी कि जितने भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इस 2D फिगर से जनरेट हो जाएंगे, ऑल दीज आर यूनिट सेल. सो दिस वाज द 2D लैटिस, उससे जनरेट होने वाले ये सारे क्या हैं बेटा आपके 2D यूनिट सेल्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट 3D यूनिट सेल्स. ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस. तो जैसे 2D बेटा बेटा दिखा है, वैसे ही क्या होता है 3D होता है. सिम जैसे 2D में आपको बनते दिखे वैसे ही 3D में होते हैं. 3D का जो सबसे कॉमन यूनिट सेल होता है वो होता है क्यूब. तो मैं आपको क्यूब के ऊपर डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है. So let's talk about 3D unit cell. So next is our 3D unit cell. Okay. So if I talk about 3D unit cells, तो 3D यूनिट सेल में क्या होगा बेटा, 3D यूनिट सेल का सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ठीक है. पहले तो वही होगा कि अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो इट कैन बी द स्मॉलेस्ट ब्लॉक, है ना. जैसे 2D के लिए लिखा था वैसे 3D के लिए डेफिनेशन सेम रहने वाली है. तो so it is also the regular arrangement of points in the space. It is the regular 3D arrangement of पॉइंट्स इन स्पेस. इस बार पॉइंट्स हमें प्लेन में नहीं चाहिए, कहाँ पे चाहिए, स्पेस में. 3D अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, ठीक है. इट इज द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस. और यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, 6 पैरामीटर आज रिक्वायर्ड, ठीक है. यहाँ पे हमें 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड. वहाँ पे कितना चाहिए थे, 3. 6 पैरामीटर्स आर required to 6 parameters are required to completely describe the unit cell. हमें कितने पैरामीटर चाहिए बेटा, 6 पैरामीटर चाहिए यूनिट सेल को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक. तो 6 पैरामीटर्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द यूनिट सेल. अभी 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो देखो इसका जो सिंपलेस्ट वर्जन होता है वो होता है क्यूब. वो क्या होता है बेटा, क्यूब. तो पहले मैं आपको ना क्यूब बना देता हूँ, आपको मतलब डायग्राम में. Let us duplicate this. Okay. Now join them. So this is a cube basically. Okay. तो यहाँ पे ये एक चीज दैट इज एक साइड की विच इज वी कॉल इट लेंथ. फिर हमें ये चाहिए होगा दैट इज बी विच वी कॉल एज ब्रेड्थ. फिर हमें ये चाहिए होगा सी दैट इज वी कॉल एज हाइट. 3 पैरामीटर तो साइड के रूप में चाहिए. 3 पैरामीटर जो 6 पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं, उनमें से 3 पैरामीटर क्या हो गया, साइड. 3 पैरामीटर्स क्या हो गए बेटा, दीज आर योर साइड्स. ओके. अब बचते हैं 3 और पैरामीटर. वो 3 पैरामीटर क्या होंगे, एंगल बिटवीन टू साइड्स. वो 3 पैरामीटर्स क्या होंगे, एंगल बिटवीन टू साइड्स. एंगल बिटवीन टू साइड्स आर डिनोटेड बाय 3 सिंबल्स. यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वन इज अल्फा, वन इज बीटा एंड वन इज गामा. तो देयर आर 3 साइड्स, एंगल बिटवीन 3 साइड्स. अगर अगर ए एंड बी की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए ताकि आपको याद भी हो जाए, ठीक है. ए बी सी ये हैं एंगल्स, ठीक है. और मैं बात करूँ साइड्स की, साइड्स आर ए बी सी, ठीक है. तो अब देखिएगा ए और बी के बीच का एंगल गामा, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, सो इट इज गामा, ठीक है. बी और सी के बीच का अल्फा, बिटवीन बी एंड सी, इट इज अल्फा. और बिटवीन सी एंड ए, between C and A, it will be beta. So there are 3 angles alpha, beta and gamma which are arranged in this manner, this manner. और इन्हीं से जनरेट होती हैं 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. इनसे क्या जनरेट होती हैं, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल. These all generate 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. हमें वो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स देखनी है, ठीक है.
साथ प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, उसके साथ भी जो आगे का डिस्कशन होता है लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, जैसे बीसीसी एफसीसी है ना, सारा जो हमारे लिए आगे काम आएगा, वो सारा बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।